गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू किया है जिसका नाम है बहुपद। और पिछली क्लास में अगर मैं बात करूं तो हमने सीखा था कि समीकरण का हल जो है वो पक्षांतरण विधि के द्वारा कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट क्लास की तो थोड़े से आसान से सवाल थे, लेकिन अभी हम थोड़े से अलग तरह के सवाल देखते हैं जो थोड़े से लंबे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि ये जो पक्षांतरण विधि होती है इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने दो तीन बातें हैं ध्यान में रखनी है आपने। नंबर 1, जब आप किसी समीकरण को हल करोगे तो हल का मतलब होता है उस समीकरण के चर का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? चर का मान। ठीक है, और नंबर 2, जब भी आपने चर के मान को ज्ञात करना है तो आप कोशिश क्या करेंगे? कोशिश ये करेंगे कि आपका जो चर है वो बिल्कुल अकेला हो, उसके साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। चर जो है वो बिल्कुल ही अकेला होना चाहिए। अब चर को अकेला करने के लिए क्या करेंगे? तो चर को अकेला रखने के लिए उसके साथ की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का पक्ष बदल देंगे। क्या कर देंगे? तो चर के साथ जो संख्याएं हैं उन संख्या का पक्ष जो है वो हम बदल देंगे। तो अगर आपने ये 3 चीजें अपने माइंड में रख ली तो आपको जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं होगी। पहली बात, हल का मतलब चर का मान ज्ञात करो। चर का मान ज्ञात करना है, चर को अकेला छोड़ो। अकेला छोड़ने के लिए क्या करना है? चर के साथ जितनी संख्या है उन सभी का पक्ष बदल दो। तो अब देखते हैं तीनों ही बातों को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल पहले सबसे साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। साधारण एग्जाम्पल है x-2 बराबर है 15। तो मैंने देखा कि मुझे इस समीकरण का जो है वो हल ज्ञात करना है। हल का मतलब है x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो x को छोड़ो अकेला, x को अकेला छोड़ दिया। कौन था x के साथ जो x को अकेला नहीं छोड़ रहा था? पहले तो उसका पता लगाओ। तो उसका पता हमने लगाया, ये जो 2 है ये x को अकेला नहीं छोड़ रहा है। तो x को अकेला छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? इस 2 का पक्ष बदल देंगे। पक्ष बदलना मतलब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम कहां भेज देंगे? राइट हैंड साइड में भेज देंगे। क्यों? ताकि हमारा x जो है वो अकेला हो जाए। अब इतना आसान तो नहीं होता। हमने अगर अपने 2 को यहां से उठा करके उस पार भेजना है तो इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो उसी के लिए आपको कुछ रूल जो है वो पता होने चाहिए। किसके? पक्षांतरण के। कि अगर आपकी वो संख्या जिसका आप पक्ष बदल रहे हैं, ठीक है, आपकी वो संख्या जिसका पक्ष आप बदल रहे हैं, अगर वो उस पक्ष में जमा कर रही है तो दूसरे पक्ष में जाने पे माइनस कर देगी। अगर वो इस पक्ष में माइनस कर रही है तो दूसरे पक्ष में जाकर के जमा करेगी। अगर इस पक्ष में कर रही है गुणा तो वहां करेगी भाग। और अगर इस पक्ष में कर रही है भाग तो पक्ष बदलने पर करेगी वो गुणा। ठीक है, ये नियम होते हैं, मुझे पता है आप सभी को अच्छे से आते होंगे, लेकिन हमने इसका थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे कर लिया है। तो अब बताएं, 2 को मैंने उस पार भेजना है, 2 का मैंने पक्ष बदलना है। 2 यहाँ पे माइनस कर रहा है, इसके पास माइनस का चिन्ह है। जब ये उस पार जाएगा तो कौन सा चिन्ह अपने साथ लाएगा? प्लस का। प्लस का। ठीक है, लेकिन एक और चीज थी जो मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कही थी कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ किसी को भेजते हैं तो हम क्या करते हैं? बराबर है के साथ जो चीज लिखी गई है उसको बराबर है के साथ ही लिखना है, उसको उससे अलग नहीं करना है। गलती से भी इसको 2-15 या 2-15 मत लिखना, क्योंकि बराबर है के साथ में 15 लिखा गया है तो बराबर है के बाद में आप यहाँ पे 15 ही लिखोगे। 15 अपनी जगह को नहीं बदलेगा, क्योंकि 15 अपना पक्ष नहीं बदल रहा। 2 अपना पक्ष बदल रहा है तो 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा। 15 ने कहा मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, जो उस तरफ से आ रहा है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, पर मैं तो बराबर है के साथ में ही लिखा जाऊंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से 2 को उठाया, 2 को उठा करके यहाँ लिख दिया। यहाँ पे ये माइनस का था, जब इधर आया तो जमा का बन गया और हमारे पास हमारे x की वैल्यू है वो आ चुकी है 15, 16, 17, मतलब x बराबर है 17। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अभी के अभी मुझसे पूछ ले। ठीक है, मन में कोई सवाल नहीं रखना है। समझ आ गया तो y लिख सकते हैं, डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। ठीक है, बताएं।
मैं वेट कर रही हूँ आपके वाई टाइप करने का भी और आपका माइक ऑन करने का भी। कोई भी डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप करते जाएं, ठीक है। क्लास में हमारे पास देखिए 14 बच्चे हैं और आंसर अभी सिर्फ 4 ही बच्चों का आया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। सभी बच्चे अपना अपनी तरफ से उत्तर दिया नो करें। मैम। समझ आ गया तो ठीक, नहीं आया तो पूछना है। हाँ सॉरी, किसी का माइक ऑन हुआ था अभी, पूछे। नो मैम। नो आप कह रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अभी ये था आसान सा सवाल, आसान सवाल कर लिया। अब थोड़ा सा मुश्किल नहीं कहेंगे, थोड़ा सा लंबा सवाल करते हैं, ठीक है। मान लो यहां पर लिखा है 5y जमा 10 बराबर है 15, ठीक है। अब हमने इसको हल करना है, तो इसको हल करना भी वही सिंपल सी बात है। हल का मतलब y की वैल्यू ज्ञात करो, y की वैल्यू ज्ञात करने का मतलब y को छोड़ो अकेला। अब देखो दो संख्याएं यहां पर हैं जो इस y को अकेला नहीं छोड़ रही। एक तो ये 10 इसको अकेला नहीं छोड़ रहा, दूसरा ये 5 इसको अकेला नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो हमने बारी बारी से 10 को भी बराबर है कि उस पार भेजना है और इस 5 को भी बराबर है कि उस पार भेजना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले किसको दूर किया जाए, पहले किसको बराबर है कि उस पार भेजा जाए। तो इसका बिल्कुल ही आसान सी ट्रिक है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। हमने देखा कि 5 और y तो बिल्कुल पास पास बैठे हैं, एकदम भाई भाई बन के बैठे हैं, तो अभी के लिए इनको दूर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले देखो कि y से दूर कौन है। अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें कि y से ज्यादा दूर 5 है या y से ज्यादा दूर 10 है, तो बताइए कौन y से ज्यादा दूर है। 10। 10, ठीक है। 10 क्या था, y से ज्यादा दूर था। तो हमने कहा कि पहले इस 10 को ही वहां भेजते हैं, क्योंकि पहले से ही दूर बैठा है, दूर बैठा है तो और दूर कर दो। तो 5 को अभी y के साथ ही रखना है, 5y का 5y ही रहेगा। इस 10 को हम यहां से गायब करना चाहते हैं, तो इसको अभी के लिए भूल जाओ। इसके बाद बराबर है का निशान है, तो बराबर है लिख दीजिए, ठीक है। बराबर है लिख दिया। बराबर है के साथ में 15 लिखा गया है, तो 15 ने कहा मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, मैं तो यहीं पे बैठूंगा, बिल्कुल बराबर है के साथ में। जो उस पार से आ रहा है वो एडजस्ट करे, तो 10 आया इधर से और 15 के पीछे जाके बैठ गया, ठीक है, यहाँ पे बैठ गया। अब बताइए यहाँ पर 10 के पास में कौन सा चिन्ह लगाऊं। माइनस का। माइनस का, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्यों, यहाँ पे 10 प्लस का था, बराबर है कि उस पार गया तो माइनस का हो गया। और इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 5y का 5y ही रहेगा। इसको हल किया जाता है नीचे की तरफ को। 15 में से 10 माइनस करो तो कितना आएगा, 5 ही मैम आएगा, 5। ठीक है। अब देखो, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे अपने सवाल को यहीं पर रोक देते हैं, लेकिन अपने सवाल को यहां पर नहीं रोकना है। y को बिल्कुल अकेला करना है। बिल्कुल अकेला का मतलब है कुछ भी उसके साथ ना हो। तो अभी इस 5 को भी यहां से उठा के वहां भेजना है। अभी देखें तो 5 और y आपस में गुणा हो रहे हैं। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह ही नहीं था। अगर 5 और y जमा हो रहे होते तो लिखा जाता 5 जमा y। अगर 5 और y माइनस हो रहे होते तो लिखा जाता 5 माइनस y। अगर 5 और y भाग हो रहे होते तो या तो इनको बटे में लिखा जाता या बीच में भाग का निशान होता। लेकिन इनके बीच में कोई चिन्ह ही नहीं है। जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, समझ जाइएगा वो आपस में गुणा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर 5 यहाँ पे y के साथ गुणा कर रहा है तो बराबर है कि उस पार जब इसको मैं भेजूंगी तो क्या करेगा, भाग। भाग। और जो भाग करता है वो बटे के नीचे लिखा जाता है, तो इसको हम लिखेंगे 5/5। अब बताइए उत्तर कितना आएगा, 5 को 5 से 0। भाग देने पर उत्तर कितना आता है। 0। नहीं बेटा, 0 नहीं आता, 1। 1 आता है। वेरी गुड। क्यों, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, 1/1 बराबर में 1। 0 कब आता है, 0 तब आता है जब एक ही संख्या अपने आप से माइनस कर रही हो, तब 0 लिखना है। लेकिन कभी भी भाग की बात आए, कोई भी संख्या हो, कोई भी, 5 की बात नहीं है, जितनी भी संख्याएं होंगी, अगर वो अपने आप से भाग हो रही होंगी तो उत्तर में हमेशा 1 ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल, ऐसे इसको हल हमने करना था। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, नहीं है तो आप वही वाई टाइप कर सकते हो। लेकिन डाउट होगा तो पूछना है, क्योंकि पोल में फिर बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। एक, मैं नहीं कहती कि इसका रीजन ये है कि आपको समझ नहीं आया, बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी होता है कि शायद समझने में या समझाने में थोड़ी सी कमी रह गई होगी, है ना। तो समझने में कमी रहेगी तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलो, अभी के लिए एक सवाल हमने कर लिया, ये भी थोड़ा सा आसान ही था। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर सवाल कुछ ऐसा हो
3y जमा 9/3 बराबर है 9/, इसको माइनस कर देते हैं। क्या लिखे यहाँ पे ऐसा कि कुछ अच्छा क्वेश्चन बने। ठीक है, चलो इसको हल हमने करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि 3y माइनस 9/3 बराबर है 12/3। वही तरीका वही है, स्टेप वही है, बस ये यहाँ पे क्या चेंज हुआ, चेंज ये हुआ कि ये दोनों भिन्न में आ गए, बस इतना ही फर्क है। बाकी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, करना इसको वैसे ही है। वही बात, हल निकालना है मतलब y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है मतलब y को अकेला छोड़ना है। पहले मैं बराबर है कि उस पार किसको भेजूं? 9/3। ठीक है, बिल्कुल सही। तो 3y को हम 3y लिखेंगे, और यहाँ पे मैंने लगा दिया बराबर है का निशान। बराबर है के साथ 12/3 था, तो यहाँ पे आ गया 12/3। और 9/3 कैसे लिखा जाएगा? प्लस में। प्लस में। प्लस का 9/3। अब देखो, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, बहुत से बच्चे इसको उल्टा कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 9/3 ऐसे लिखा गया है, तो यहाँ पे 3 भाग कर रहा है, वहां जाके 3 गुणा करेगा, और 9 यहाँ पे गुणा कर रहा है, वहां जाके भाग करेगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर 9 और 3 एक दूसरे के साथ भले ही भाग कर रहे हो, लेकिन अगर y के साथ देखा जाए तो y के साथ ये माइनस कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुने। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि 9/3 को यहां से उठा तो देंगे, पर वहां जाके लिख देंगे 3/9। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9/3 जो है वो y के साथ क्या कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है कि वहां जाके वो क्या बनेगा। यहाँ पे 9/3 y के साथ माइनस कर रहे थे, इसलिए वहां जाके वो जमा करेगा। अगर ऐसा होता, कैसा, कि अगर हम लिखते 9/3 गुणा में y बराबर है 12/3, तब हम कहते कि 9/3 y के साथ गुणा कर रहा है, तो बराबर है कि उस पार जाके ये उल्टा हो जाएगा। 3 भाग कर रहा था तो 3 गुणा करेगा, और 9 गुणा कर रहा था तो 9 भाग करेगा। तब ये उल्टा होता है कब? जब वो y के साथ गुणा कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो y के साथ माइनस हो रहा है, इसलिए आपने 9/3 को उल्टा नहीं करना है, बस उसके चिन्ह को बदल देना है। ठीक है, तो अभी हमने इसके चिन्ह को बदल दिया, यहाँ माइनस था, यहाँ जमा हो गया। करते हैं सॉल्व, तो 3y का 3y ही रहेगा। अब देखो भिन्नों को कैसे हल किया जाता है। भिन्नों को जब भी आपने हल करना है, सबसे पहली चीज जो आप करेंगे, सबसे पहले आप नजर दौड़ाएंगे उनके हरों पर। हर होते हैं जो नीचे लिखे जाते हैं, अंश होते हैं जो ऊपर होते हैं। तो मैंने कहा जब भी भिन्नों को सॉल्व करना हो, हमेशा उनके हर को देखना होता है। अगर उनके हर बराबर होते हैं तो हम अपने भिन्न को हल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके हर बराबर नहीं होते, बराबर है तो हल हो जाएगा। अगर उनके हर, नीचे वाली चीजें बराबर नहीं होती, मान लो यहाँ पे 4 होता, तो हम इसको हल नहीं कर पाते। हमें क्या करना पड़ता? सबसे पहले तो हरों को बराबर करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे पहले से हर बराबर थे, तो हमें हर को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब आपके हर बराबर हो जाते हैं, तो आप अपने हर को बस एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे 3 देखो 2 बार लिखा गया है, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। पर जब हमारे हर बराबर है, जब दोनों के ही नीचे 3 है, तो हम 3 को 2 बार ना लिख करके बस एक बार लिखेंगे, और अपनी ऊपर वाली संख्या को ऐसे का ऐसा लिखेंगे। जैसे कि 12 पहले लिखा है तो 12 पहले आएगा, जमा का निशान है, फिर 9 है तो इसको ऐसे कैसा ही लिखा जाएगा। हर 2 बार था तो हर को हमने एक ही बार लिखा। कब? जब वो बराबर थे। अगर हर बराबर नहीं होते तो हमें पहले इनको बराबर करना पड़ता। ठीक है, तो अभी हमने इसको लिख दिया है क्योंकि हर बराबर थे। 3y का 3y, और इसको सॉल्व करो तो 12 में 9 जोड़ी कितना आएगा? 1 2 21/3। ठीक है, अब मैंने देखा कि यहाँ पर 3y बराबर है 21/3 आ चुका है, तो क्यों ना मैं इसको यहीं पर काट दूं। क्यों? क्योंकि जब मैं अगर मैं इसको यहीं पे काट दूंगी तो मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो क्यों ना इसको यहीं पे काट दिया जाए, तो काट देते हैं। 3 एकम 3, 7 3 21, या 3 7 21। तो कट कटा के मेरे पास यहाँ पर बचा 3y का 3y और
21/3 का बन गया 7। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास एक संख्या आ गई है यहाँ पर, लेकिन बहुत से बच्चे अपना आंसर फिर यहीं पे रोक देंगे। तो यहाँ पे आंसर कभी नहीं रोकना है, हमेशा कोशिश करनी है क्या करने की, तो y को बिल्कुल ही अकेला छोड़ने की। तो y को अकेला छोड़िए, 3y के साथ गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो वहां जाके भाग करेगा। अब यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 3 है, इसलिए ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, आपस में नहीं काटे जाएंगे। तो यही हमारा फाइनल उत्तर आया है कि 7/3 जो है वो y का मान होगा। ठीक है, 7/3 अगर y का मान है तो इसका क्या मतलब है, इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि अगर मैं यहां पर y की जगह पर 7/3 लिखूं तो इसको हल करने पर 12/3 आएगा। ठीक है, इसको हल करने पे कितना आएगा, 12/3। ठीक है, इसमें इतनी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपने सीखना है। मान लो यहाँ पे 7 है, मान लो यहाँ पर 15 होता, तो क्या तब भी आप इसको 15/3 ही लिखते या इसको और हल करते? मैम और हल करते। और इसको हम हल करते, कैसे करते, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती 5 के बराबर। ठीक है, तो मतलब जहां पे भी कट रहा हो वहां पे काटना जरूर है, क्योंकि नहीं काटोगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर हमेशा वो होता है जो हमें काटने के बाद मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। अभी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद हमें पोल में भी आ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसको फिर से समझा जाए तो आप बता सकते हैं बिल्कुल खुल के। किसी को समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर समझ आ गया है वही बच्चे वाई टाइप करेंगे, जिसका डाउट होगा। हाँ ठीक है, जैसे अभी आपने लिखा है आर, तो इसका मतलब हम इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, आर का मतलब है रिपीट, कि नहीं समझ आया तो इसको रिपीट करो, सिंपल। चलो, तो फिर से इसको हम सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। 3y, इसको मिटा देते हैं, 3y माइनस 9/3 बराबर है 12/3। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो है बेटा पोल में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन देखो अभी 2 बच्चों को समझ नहीं आया है ना, तो तब तक पोल में क्वेश्चन नहीं करते। जब तक सभी को समझ नहीं आता तब तक पोल में क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो एक टेस्ट होता है। सबको समझ आ जाए तो उसके बाद ही टेस्ट लेना अच्छा है ना। आधों को समझ ना आए, आधों को समझ आए, तो फिर टेस्ट का क्या फायदा। इसलिए जब तक सभी को समझ ना आ जाए पोल में क्वेश्चन नहीं होगा। चलो अभी देखते हैं, एक एक स्टेप सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक एक स्टेप सीखेंगे। हमने कहा कि इसको जो है वो हल करो, इसको हमने हल करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, y का मान निकालना होगा। y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, y को अकेला छोड़ना होगा। तो मैंने क्या किया, 3y का 3y लिख दिया। मैंने कहा जब भी ऐसे 2 नंबर हमें दिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो पहले से ही दूर है उसको हम पहले बराबर है कि उस पार भेजें। मैंने देखा ये 3y था और माइनस का 9/3 था। 9/3 y के साथ माइनस कर रहा है, 9/3 y के साथ क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो जब ये बराबर है कि उस पार जाएगा तो क्या करेगा, तो ये जमा करेगा। क्या करेगा, जमा करेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखें, बराबर है के साथ पहले से 12/3 लिखा गया था, तो मैंने भी 12/3 ही रहने दिया। अपनी मर्जी से 9/3 को पहले नहीं लिखा, क्योंकि बराबर है के साथ जो है उसको आपने वैसे का वैसा ही लिखना है। ये बताएं, ये स्टेप सभी को समझ आया? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये स्टेप समझ आया तो वाई टाइप करें कि मैंने इसको उठा करके बस वहां भेजा है और उसको जमा का निशान दे दिया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब 3y का 3y ऐसे कैसा ही रहेगा। अब मैंने कहा कि ये जो है ये दोनों है भिन्न। भिन्न क्या होते हैं, जिसके पास होता है एक अंश और एक होता है हर। भिन्नों को जोड़ने का एक तरीका होता है, हम अपनी मर्जी से भिन्नों को नहीं जोड़ सकते। अगर आप इसको ऐसे जोड़ोगे, अगर आप ऐसा करोगे कि, एक मिनट, अंश और हर, अगर आप ऐसा करोगे कि 12 में 9 जोड़ दिया, 3 में 3 जोड़ दिया 6, 12 में 9 जोड़ दिया 21, तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। तो कभी भी भिन्नों को ऐसे आगे को नहीं जोड़ना है। भिन्नों को जोड़ने का एक नियम होता है, वो ये नियम है कि आपके हर बराबर होने चाहिए। हर होता है जो नीचे लिखा गया हो, नीचे लिखा था 3,
इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, इसका मतलब मेरे हर यहाँ पे बराबर है। अगर मेरे हर बराबर है तो ही मैं अपने सवाल को हल कर सकती हूँ। मेरे हर बराबर थे तो मैंने क्या किया, इसको सिर्फ एक बार लिखा, ठीक है। हर यहाँ पे 2 बार, 3 यहाँ पे 2 बार लिखा गया था, मैं इसको एक ही बार लिखूंगी, यहाँ पे 2 बार नहीं लिखेंगे। और इसको एक बार लिखने के बाद ऊपर जो अंश है उनको हम जोड़ देंगे। हर को लिखा एक बार, अंशों को आपस में जोड़ दिया, लिख दिया 12 जमा 9, ठीक है। ये सभी को समझ आया? यहाँ पे बताएं ये वाला स्टेप। डाउट है तो पूछे, समझ आ गया तो वाई टाइप करें। हर बराबर होंगे तो उसको एक बार लिख देना और अंशों को आपस में जोड़ देना। उसके बाद 3y का 3y ही रहेगा, बराबर है का निशान लगा दीजिए। 12 में 9 जोड़ा तो 21 आ गया और उसके बटे में 3 था तो 3 ही रहने दिया, ठीक है। जहां एक और बात, जब भी आप भिन्नों को जोड़ते हो तो आपके पास अंश भी आना चाहिए और हर भी आना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि 12 जमा 9 हो गया 21, 21 लिख दिया और बटे में 3 लिखना भूल गए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 21 लिखा है तो बटे में 3 भी लिखना है, ठीक है। तो इसको जमा करके हमने लिख दिया 21/3। लेकिन अभी भी हमारा उत्तर खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमें 3y की नहीं, सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा कि अभी 3 को मुझे उस पार लेके जाना है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि ये दोनों तो आपस में कट रहे हैं, तो क्यों ना इनको पहले काट दिया जाए। तो काटने के लिए देखो, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, मतलब मैंने इसको भाग दे दिया, मैंने 21 को 3 से भाग दे दिया, ठीक है। तो 7/1 आया वैसे तो हमारा आंसर, पर इसको हम सिर्फ 7 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो समीकरण बन गया वो बन गया 3y बराबर है में 7। अब हम क्या करेंगे, अब हमने y को बिल्कुल अकेला छोड़ना है तो y को अकेला छोड़ दिया, बराबर है का निशान लगा दिया। 7 उस पार था, 7 को ऐसे कैसा ही लिखा। 3 को अब हमने उस पार भेजना है, तो 3 यहाँ पे हो रहा है गुणा, उस पार चला जाएगा तो भाग करेगा, जो भाग करता है वो बटे के नीचे लिखा जाता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, y बराबर है 7 बटे में 3। लेकिन अभी तो यहाँ पे चलो ये दोनों संख्याएं हैं जो आपस में नहीं कट सकती, पर अगर हमारे पास ऐसा आ रहा होता y बराबर है 15/3, तो जरूर आपने इसको काटना है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 करके अंत में y की वैल्यू 5 लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर तो ये नहीं कट पा रहे थे इसलिए हमने नहीं काटा, लेकिन अगर ये कटने वाले होते, आपस में कट जाते, तो हमने इनको जरूर जरूर काटना है। अब बताएं, अभी किसी का डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब कर लेते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में, और कोई बात नहीं, सही होगा तो भी ठीक, गलत होगा तो भी ठीक, लेकिन ट्राई सभी करें। देखो क्लास में मैं देख पा रही हूँ 15 बच्चे हैं, तो 15 के 15 बच्चों के आंसर मुझे चाहिए, सही हो गलत हो कोई बात नहीं, गलतियों में सुधार कर लेंगे, लेकिन आंसर सभी ने देना है, ठीक है। तो चैट अभी के लिए हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है, प्यारा सा है। 2y जमा 5/2 बराबर है 37, 37/2, ठीक है। देखो यहां पर 5/2 जमा हो रहा है, तो बराबर है कि उस पार जब जाएगा तो क्या होगा, आपको पता है इसका उल्टा होगा, ठीक है। ध्यान दें, जब आप अभी पहले मेरी बात सुने, अभी इसको सॉल्व मत करें, पहले मेरी बातें सुन ले, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। जब आप 37/2 और 5/2 को उधर ले जाके हल करोगे, तो ध्यान से देखना कि अगर वो 2 से भाग हो रहा होगा तो प्लीज उसको उसी वक्त भाग कर देना, ठीक है। अगर आपके पास मान लो संख्या आ रही है 24, बटे में आ रहा है 2, तो अगर आपको ऊपर नीचे नहीं काटना कोई बात नहीं, 2 को बाहर लिखो, 24 को अंदर लिखो और उसको भाग दे दो, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 24 नहीं आएगा पर मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, तो अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। जो चीज जहां पे आपको लगता है कि कट रही है उसको आपने वहीं पर काट देना है, और भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, अभी अभी हमने सीखा। आंसर जब लिखोगे तो आंसर आपका अंश में भी आना चाहिए इसको हल करने पर, और हर में भी आना चाहिए, ठीक है। दोनों चीजें लिखना, किसी को भूलना मत, और जो चीज कट जाती है उसको काट देना। अब 2-3 चीजें थी उनका ध्यान रखिएगा, और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए इसको हल करना शुरू कर दे, और अंत में y को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, y के साथ ये 2 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको भी यहां से उड़ा दो, इसको भी यहां से उस पार भेज दो और अपना आंसर
याद करो। चलो अभी के लिए जल्दी कोई नहीं है, पूरा आपको टाइम दिया जाएगा, बस कोशिश करें इसको हल करने की, हल अच्छे से करें और अपना आंसर भी सोच समझ कर दें। तो अभी 2 बच्चों ने आंसर दिया है, हैंड रेज करो जिस जिसने आंसर दिया। सत्यम और कपिल, ठीक है, 2 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है, हैंड रेज करते जाएं। अभी भी थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करनी है। सही होगा गलत होगा मैं कह रही हूँ फिर से बात की बात है, पर कोशिश सभी करेंगे। जल्दबाजी में गलत ना करें, जल्दबाजी में गलत ना करें। बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत कर रहे हैं। जल्दी किस चीज की है? कॉपी पेन लो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करो, कोशिश तो करो। जितनी कोशिश करेंगे उतना तो आपको मैथ अच्छा बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने प्रैक्टिस की और आपको इसका फायदा नहीं हुआ, फायदा तो जरूर होगा। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत से बच्चों ने गलत ऑप्शन अभी चुन लिया है जल्दी के चक्कर में, क्योंकि इतनी जल्दी तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता भाई, ट्राई तो करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए ट्राई कीजिए अच्छे से, पूरा अपना टाइम लें, उसके बाद ही एक आंसर चुनना है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से मैं आपको अगर बताऊं तो अभी सिर्फ एक ही स्टूडेंट का ठीक है। 5 बच्चों ने जल्दबाजी में कहें या फिर गलती से भी गलत हो सकता है, जरूर नहीं कि जल्दबाजी की हो, क्या पता आपने सॉल्व अच्छे से किया लेकिन आंसर कुछ अलग आया, तो कोई बात नहीं, उसको हम यहाँ पे ठीक करेंगे, है ना? चलिए अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी कोशिश करें। क्लास में हमारे पास 16 बच्चे हैं, 16 में से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर करके अपने आंसर तक पहुंचे। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है, मैंने आपको बताया कि आपका गलत है, तो आप दोबारा से भी ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार गलत आंसर दे दिया तो उसको वैसे ही रहने दे, शुरू से शुरू करो, फिर से कोशिश करो, क्या पता सही आ जाए, है ना? तो अभी 8 बच्चों के आंसर आए, लेकिन इस बार अभी 2 ही बच्चों के ठीक है, 6 बच्चों ने कर दी है थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़। तो मैं चाहती हूँ आप सभी दोबारा से इसे चेक करें, दोबारा से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और जिस जिसका अभी दूसरी बारी में सही उत्तर आता है वो मुझे ऐसे ही बता सकते हैं। पोल में तो आप आंसर अब नहीं दे पाएंगे, लेकिन चैट में लिख लेना, ठीक है? चलिए, तो अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 16 बच्चे हैं, तो 8 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 6 बच्चे अब रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। अजय, नितिन, धीरज, अंतिम, जतिन, कोमल। हाँ, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो, नहीं दिया है तो आंसर दे दो और उसके बाद हैंड रेज करो, ठीक है? 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अंतिम, धीरज, जतिन, कोमल, 4 बच्चे रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, क्या कोई है जो इसे अभी भी सॉल्व कर रहा है या कर रही है? तो माइक ऑन करके बताएं, क्योंकि तभी हम इंतजार करेंगे, नहीं तो हम पोल को जो है वो एंड कर देंगे। तो अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, उनके अलावा कोई है जो इसको सॉल्व कर रहा है या कर रही है? तो माइक ऑन करके बताएं। कोमल, जतिन, धीरज, अंतिम, आप बच्चों से मेरा ये सवाल है, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं करते कि क्लास तो ज्वाइन कर ली लेकिन होते नहीं है और खुद गायब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। क्लास जब अटेंड की है तो क्लास में ही रहना है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, नाम लेके सवाल पूछा जा रहा है, तो उत्तर जरूर किया करें। अंतिम, धीरज, जतिन और कोमल, बच्चों आप में से जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज करो, जो सॉल्व कर रहा है वो मुझे बता दो। अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ऐसा लगेगा कि आप क्लास में ही नहीं है। चलिए, तो ऐसा ही मानते हैं कि अभी क्लास में नहीं है, क्योंकि आवाज नहीं आ रही किसी की भी तरफ से। अच्छा, कोमल ने हैंड रेज किया है, ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड, और आपको जो है वो आपको नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे इसका रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने किस किस ऑप्शन, मतलब किस किस ऑप्शन को कितने बच्चों ने चूज किया है। ऑप्शन नंबर ए को 5 बच्चों ने चुना, ऑप्शन नंबर बी को 1 बच्चे ने चुना, ऑप्शन नंबर सी को 4 बच्चों ने, और ऑप्शन नंबर डी को 3 बच्चों ने। तो बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? चैट में लिखें सभी ऑप्शन बच्चे, चैट में। नंबर डी। वाई मैम ए। कुछ कह, ठीक है, ए बी सी डी, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा अभी। तो हमने क्या करना था, 2y का 2y ऐसे कैसे हम लिखेंगे, और 5/2 है, इसको हमने बराबर है कि उस पार भेजना है। तो सबसे पहले तो बराबर है का निशान लगा लो। बराबर है कि उस पार पहले से ही 37 लिखा गया है, 37 लिख लो, बटे में 2 लिख लो, और 5/2 यहां से उठ करके वहां को जा रहा है, यहां पर ये जमा कर रहा है, तो वहां जाके ये क्या करेगा? माइनस। माइनस, तो -5/2, ठीक है। अब देखो 2y का 2y ही लिखेंगे, 2y का मैंने 2y ही लिखा, और यहाँ पे मैंने बोला कि अगर इनके हर बराबर होते हैं तो हम अपने अंशों को सॉल्व कर सकते हैं, अंशों को माइनस कर सकते हैं। हर यहाँ पे बराबर थे तो 2 को हम एक ही बार लिखेंगे, और 37 में से हम 5 को जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2y का 2y लिखिए, बराबर है का बराबर है, 37 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32। 32, और बटे में 5 2। 2, ठीक है, 2। अब मैंने देखा कि 32 और 2 तो आपस में कट सकते हैं, तो इनको काट दो, तो 2 रहेगा बाहर, 32 चला जाएगा अंदर। इसको हल कीजिए तो 2 एकम 2, और यहां से 2 नीचे उतरा, 2 छिके 12, तो इनको कट कटा के मेरे पास बचा 16, ठीक है। तो अभी देखिए 16 यहां पर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2y बराबर है 16। मैंने कहा था कि यहां पर नहीं रुकना है, बल्कि y को बिल्कुल अकेला छोड़ना है। तो y को बिल्कुल अकेला जब छोड़ेंगे तो y बराबर है कि उस पार पहले से 16 लिखा गया है, 2y के साथ गुणा कर रहा है, तो बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग करेगा। जब 2 ने 16 को भाग किया तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो इसका मतलब हमारे पास उत्तर में आया y बराबर है 8। बेटा क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करें, जिन्हें आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करें। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट था, ऑप्शन नंबर डी है, y बराबर है 8 सही आंसर था। ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, सिर्फ और सिर्फ डी जो है वो करेक्ट आंसर था। तो अभी बताएं, अभी अगर आपको समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर डी सही क्यों है, तो आप वाई टाइप कर सकते हो। अभी भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और ये भी बताएं कि कहां पर आपसे गलती हुई थी, आपने क्या सोचा कि आपका आंसर 16 आया या आपका आंसर 4 आया, तो बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें तो। क्या आप यहाँ पे 2 को उस पार भेजना भूल गए थे, ऐसा कुछ हुआ? ठीक है, तो जिस चीज को समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर डी सही क्यों है, वो बच्चे वाई टाइप करें, जिनका डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का भी मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा है, चैट में लिखें, ठीक है। अंजू का आंसर आ चुका है, खुशहाल का आंसर आ चुका है, दो ही बच्चों के आंसर, ठीक है, विशु का आंसर भी आ चुका है। ठीक है, चलो, तो ठीक था, ये था हमारा क्वेश्चन। और सही गलत तो होता रहता है, सही गलत की चिंता नहीं है, लेकिन हाँ ट्राई करना है, वो सबसे बड़ी बात है। अगर सही हो गलत हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे ऐसा पता चला कि आपने कोशिश ही नहीं की थी तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग सकता है, ठीक है। सही गलत का हम उतना मैटर यहाँ पे नहीं करता है, सही होगा गलत होगा तो एक चीज तो होगी ही, क्योंकि ये एमसीक्यू है, ये आपके पास जो है वो, अगर आपसे एक भी गलती होती है ना तो आपका आंसर गलत हो जाता है। लेकिन अगर यही सवाल आपको पेपर में आता तो इसके आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिल जाते। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा बहुत तो हल किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने शुरू से ही गलत हल किया हो, शुरू से सही होगा, किसी एक स्टेप के बाद गलत हुआ होगा। तो जहां तक सही आपका उत्तर होता है वहां तक के आपको थोड़े बहुत नंबर मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? क्योंकि
छोटी सी भी गलती हो जाए तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही गलत की चिंता नहीं करनी है, लेकिन कोशिश जरूर करनी है, और जहां पे भी आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आया वहां पे आपने पूछना भी है। चलिए, तो वो टॉपिक हो चुका है खत्म। अब करते हैं अपना नया टॉपिक शुरू, जिसका नाम है गुणनखंड। और विधि कौन सी है? तो सार्वगुणनखंडों की विधि। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं कि गुणनखंड होते क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं गुणनखंडों की, गुणनखंड का मतलब क्या है वो हम पहले सीखेंगे, और उसके इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी बड़ी संख्या को, ये मेरी कोई बड़ी संख्या है, इसको जब मैं छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ के लिखूंगी, किसमें? छोटी संख्या में। जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्याओं के रूप में तोड़ तोड़ के लिखा जाता है, उसी को हम कहते हैं कि हमने बड़ी संख्या के गुणनखंड बना लिए। ठीक है, क्या बना लिए? बड़ी संख्या के गुणनखंड। लेकिन ये किसमें होना चाहिए? तो छोटी छोटी संख्या तो हमने ली, लेकिन किसमें होनी चाहिए? तो ये गुणा में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, गुणा गुणा, कोई एक बड़ी संख्या लो, उसको छोटी छोटी संख्या के गुणन में तोड़ो। कैसे मुझे पता चला कि बीच में गुणा का निशान आएगा? क्योंकि इसका नाम ही है गुणनखंड। खंड का मतलब टुकड़े करो, टुकड़े कर दिए। गुणन का मतलब उन टुकड़ों को गुणा करो, तो टुकड़े कर दिए हमने इसके 3 और साथ में कर दिया बीच में गुणा, तभी तो बना ये गुणनखंड। ये थी इसकी थ्योरी। अब देखते हैं इसका एक उदाहरण। उदाहरण के रूप में मैं अगर ले लूं 15 को, ठीक है, सॉरी 24 लेते हैं, 24 के बहुत सारे हैं क्योंकि 24 लेते हैं, तो 24 को मैंने पहले तो छोटी संख्या में तोड़ा, जिसका नाम था 6 गुणा में 4, क्योंकि सभी को पता है 6 को जब 4 में गुणा करते हैं तो 24 आता है, तो इसी को कहा जाता है गुणनखंड। जब मैंने 24 को 24 ना लिख करके उसको किन्हीं दो छोटी संख्याओं के गुणा में लिख दिया, तो वो बन गया मेरा गुणनखंड। एक मैंने आपको बता दिया, दूसरा आप मुझे बताएं और कौन है जो 24 के गुणनखंड है? एक तो 6 चौके 24 होता है, दूसरा क्या होता है, और किसके पहाड़े में 24 आता है? सोचिए और बताएं। 12 दूनी 24। ठीक है, वेरी गुड, 12 दूनी 24, 12 गुना में 2, ये इसका दूसरा गुणनखंड हो गया। तीसरे की बात करें तो एक और गुणनखंड है, उसके बारे में बताएं। एक और के पहाड़े में 24 आता है। मैम एक 3 के, अट्ठे 24। हाँ, कितना कितना फिर से बोले? 3 अट्ठे 24। हाँ, 3 8 24 या फिर 8 3 24, जैसा भी आप उसको लिखना चाहें वैसा आप इसको लिख सकते हैं। तो 3 गुणा में 8, तो ये देखिए ये तीनों ही 24 के क्या है? गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि मैंने 24 को इन तीनों के मतलब इनके गुणा में लिख लिया है। 8 गुणा 3 पहला गुणनखंड, 12 गुणा 2 दूसरा गुणनखंड, 6 गुणा 4 तीसरा गुणनखंड। तो अगर आपको गुणनखंड पता लग गया क्या होता है तो वाई टाइप करें। गुणनखंड में कोई दिक्कत है तो अभी के अभी मुझसे पूछें। ठीक है, कोई भी सवाल मन में उठता है उसी वक्त पूछना चाहिए, बाद में फिर वो बहुत बड़ा बन जाता है। छोटे छोटे सवाल है तो अभी पूछ लीजिए। चलिए, अभी वाई टाइप कर दिया बहुत से बच्चों ने। तो ये थी संख्या की बात। अब अगर हम बात करें किसी चर के गुणनखंड की, 24 के गुणनखंड तो बना लिए, अब चर क्या होता है? चर होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट। ठीक है, जिनको हमने बहुपद में पढ़ा था। चर क्या होता है? चर होते हैं हमारे इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट हैं, मतलब कि ए से लेकर के जेड तक, इनको हम कहेंगे कि ये हमारे चर है। अब अगर आपको कहा जाए कि a है और a की घात 4 है, इसके गुणनखंड बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही आसान है। a नीचे लिखा गया है, ठीक है, जमीन पे a लिखा है, हवा में 4 उड़ रहा है। ऐसे इसको याद रखना कि जमीन पे a लिखा है, हवा में 4 उड़ रहा है, तो a हमारा आधार हुआ, और 4 को कहा जाता है कि 4 हमारी घात हुई। ठीक है, a है हमारा आधार, 4 है हमारी घात। तो इनको कैसे हल करते हैं? तो a को हमने 4 बार लिखना है। अपने आधार को उतनी बार लिखो जितनी उसकी घात है। a हमारा आधार है, a को हमने लिखना है कितनी बार? 4 बार। क्यों लिखना है 4 बार? क्योंकि घात में 4 है, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुणनखंड की, तो इसका मतलब इनके बीच में भी गुणा का निशान ही आएगा। ठीक है, ऐसे किया जाता है चर के गुणनखंड को। जैसे आपको मैं पूछती हूँ y की घात 3, बताइए इसके गुणनखंड। y है, y की घात 3 है, तो इसको आप कैसे खोल के लिखेंगे? ठीक है, वेरी गुड, y
गुणा वाई गुणा वाई, वाई को हम लिखेंगे 3 बार। क्यों 3 बार लिखा? क्योंकि घात में 3 था। किसको 3 बार लिखेंगे? जिसकी वो घात होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि y जो है वो 3 बार गुणा हुआ था, तभी तो वो y की घात 3 बना। तो अब हमने संख्या के भी गुणनखंड देख लिए, चर के गुणनखंड भी देख लिए। अब मान लीजिए संख्या भी आ गई और चर भी आ गया, तो आप क्या करेंगे? मान लो आपको ऐसा आ गया कि 15 और h की घात 4, तो इसके गुणनखंड कैसे बनाएंगे? तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमने क्या करना है, पहले संख्या को तोड़ेंगे। पहले 15 को तोड़ो, 15 टूट जाएगा किसमें? 15 टूट जाएगा 5 गुणा 3 में, क्योंकि 5 3 15 होता है। और h किस में टूटेगा? तो h लिखा जाएगा यहाँ पर 4 बार। क्यों? क्योंकि h की घात जो है वो 4 है। ठीक है, h की घात क्या है? 4 है, तो h को हम यहाँ पे लिखेंगे 4 बार। तो बस ये इसके गुणनखंड जो है वो यहाँ पे बन चुके हैं। संख्या भी देख ली, चर भी देख लिया, संख्या और चर साथ में भी देख लिए। अब सवाल अगर और ज्यादा मुश्किल हो जाए, अगर सवाल पूछा जाए कि 5xy जमा 5y, इसके गुणनखंड निकाल के बताओ, तो अब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमने संख्या को तोड़ा और इसको लिख दिया। तब तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो गया है ना। तो इसमें क्या करना है? बहुत सिंपल है। पहले इसके गुणनखंड निकालने हैं, फिर इसके गुणनखंड निकालने हैं, फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है। वो स्टेप क्या है? तो वही हमारा आज का टॉपिक है, जिसे हम कहेंगे सार्वगुणनखंड की विधि। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सार्वगुणनखंड होता क्या है। सार्व का मतलब होता है बच्चों कॉमन। अब ये कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब होता है जो भी सभी में समान दिख रहा हो या समानता हो, उसी को हम कॉमन कहते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चे हैं, आप सभी बच्चों में भी एक चीज सार्व है, एक चीज कॉमन है, वो है कि आप सभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। क्या चीज कॉमन है? क्या चीज सार्व है? कि आप सभी जो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। लेकिन क्या चीज कॉमन नहीं है? तो आपके सेक्शन कॉमन नहीं है। सेक्शन सार्व नहीं होंगे, क्योंकि किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी है। सेक्शन अलग अलग है, लेकिन क्लास तो एक ही है। तो क्लास हम कहेंगे सार्व है, लेकिन सेक्शन जो है वो सार्व नहीं है। ठीक है, सार्व नहीं है। तो बस वैसा ही हमने अपने गणित में भी करना है। हमने उन चीजों को ढूंढना है जो सभी पदों में हमें सार्व नजर आती है। अब ये पद कहां से आ गए, पद क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं आगे एक उदाहरण की मदद से। ठीक है, पहले ये बताओ, सार्व सभी को पता लगा? सार्व क्या होता है? सार्व होता है कॉमन, जो सभी के पास होगा। चलो देखते हैं उदाहरण। क्या आपको सभी को यहाँ पे एक पिक्चर से दिख रही होगी, एक चित्र दिख रहा होगा, जिसमें 4 चीजें हैं। ठीक है, मतलब चार चीजें हैं, 4 का ग्रुप बनाया है। तो अगर मैं आप सभी से पूछूं कि इन चारों में सार्व क्या है, कॉमन क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? चारों में क्या चीज है जो कॉमन है, जो सार्व है, जो चारों के पास है? मैम एप्पल। एप्पल, बिल्कुल सिंपल है, एप्पल है, सेब है। चारों के पास हमें सेब दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि इन चारों में सेब जो है वो कॉमन है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा सवाल आ जाए, कभी ऐसा सवाल आ जाए कि 5xy जमा 9x, ठीक है, तो ऐसे सवालों के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, ये हम सीख रहे हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि सबसे पहले इन दोनों में सार्व चीजें ढूंढो। जैसे हमने यहाँ पे सार्व ढूंढा एप्पल, वैसे ही आपको अपने सवाल में भी सबसे पहले तो सार्व चीज को ढूंढना है। तो बढ़ते हैं आगे। सार्व चीज ढूंढ ली, वो थी एप्पल। अब करना क्या है उसका? तो पहले तो मैंने इसको यहाँ पे साइन दे दिए, माइनस का, जमा का, माइनस का, ताकि हम इसको गणित से जोड़ पाए। आपने कहा था कि सार्व है एप्पल, सार्व है सेब, तो हमने उसको क्या किया, हमने सार्व चीज को बाहर एक बार लिख दिया। एप्पल यहाँ पे, सेब यहाँ पे 4 बार लिखा गया था। हमने बोला कि चारों के पास सेब है, चारों से सेब उठाओ और बाहर रख दो। कहाँ रख दो? बाहर। तो आपके गणित के क्वेश्चन में जो चीज कॉमन होगी, जो चीज सार्व होगी, आप उसे भी इसी तरह से कॉमन लेके बाहर लिख दोगे। जैसे ही आपने उसको बाहर लिखा, वैसे ही आप ब्रैकेट शुरू कर देंगे। ये क्या शुरू कर देंगे? ब्रैकेट शुरू कर देंगे। बेटा माइक ऑफ करें। निखिल एंड हर्ष, आपका माइक ऑन है? निखिल एंड हर्ष, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ब्रैकेट शुरू कर देंगे कब? जब हमने कॉमन चीज को बाहर लिख लिया, तो हमने शुरू कर दिया एक ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? तो ब्रैकेट के अंदर हम उन चीजों को लिखेंगे जो कॉमन लेने के बाद बच रही है।
पहले पद के पास, दूसरे पद के पास, तीसरे पद के पास और चौथे पद के पास, चारों के पास जो जो चीजें बच रही है वो सभी हम लिखेंगे ब्रैकेट में। तो देखो, पहले पद से मैंने सेब को उठा करके बाहर रख दिया, तो इसके पास क्या बच रहा है? बनाना। बनाना या फिर एक केला, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरे पद से मैंने सेब को बाहर कर दिया, कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बच रहा है? ऑरेंज। ऑरेंज। लेकिन इसको लिखने से पहले ध्यान रहे कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन जरूर जरूर लगाना है, ठीक है। तीसरे पद से मैंने एप्पल बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच रहा है? एक पाइनएप्पल, एक अनानास। और चौथे पद से जब मैंने सेब बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बच रही है माइनस स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो मैंने इनको ऐसे करके लिख दिया और यही हमारे सवाल का उत्तर है। बस इतना ही, कॉमन चीज उठाओ, बाहर लिखो, ब्रैकेट लगाओ, उसके अलावा पहले पद के पास जो बच रहा है पहले उसको लिखो, दूसरे पद के पास जो बच रहा है उसको लिखो, तीसरे पद के पास जो बच रहा है उसको लिखो, चौथे पद के पास जो बच रहा है उसको लिखो और अपना ब्रैकेट बंद कर दो, और ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से सुने, कब हम सेब को सार्व नहीं ले पाते? अगर मान लो यहाँ पे पहले के पास सेब है, दूसरे के पास सेब है, चौथे के पास सेब है, मान लो तीसरे के पास सेब नहीं होता, तो क्या तब भी हम कहते कि चारों के पास सेब कॉमन है, चारों के पास सेब सार्व है? अगर तीसरे के पास सेब नहीं होता तो क्या तब भी आप कहते कि सार्व जो है वो एप्पल ही है? यस और नो? नो मैम। नहीं, क्यों? नो मैम। क्योंकि सार्व का मतलब क्या होता है? सार्व का मतलब होता है जो सभी के पास हो। अगर किसी एक के पास भी नहीं होगा तो उस चीज को हम कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है। सभी के पास होगा वही सार्व होगा, किसी एक के पास भी अगर नहीं नजर आया तो उसको सार्व नहीं लेना है। बढ़ते हैं आगे, करते हैं इस पर आधारित एक प्रश्न ताकि आप सभी को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। अभी मैंने यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चन लिख रखा है, मैंने इसके गुणनखंड भी बना लिए हैं। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि उसके हर एक पद के गुणनखंड बनाए जाएं। तो मैंने 5z के गुणनखंड बनाए, मैंने लिखा इसको 5 गुणा में z। 2z स्क्वायर के गुणनखंड बनाए, तो मैंने लिखा इसको -2z को 2 बार, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, घात में 2 था। 5z की घात 3 के गुणनखंड बनाए, 5 गुणा z गुणा z गुणा z, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इन तीनों में आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, क्या चीज सार्व नजर आ रही है? मैम जेड। z, ठीक है। अब देखो तो उस कॉमन चीज को उठा के बाहर लिख लो, z को उठा के बाहर लिख लो, कॉमन चीज बाहर लिख ली, फटाफट से ब्रैकेट शुरू करना है, फटाफट से ब्रैकेट शुरू कर दिया। अब बताइए, पहले पद के पास z गायब करने से क्या बच रहा है? मैम 5। 5। माइनस का साइन है, माइनस लगा लो। दूसरे पद में से एक z गायब कर दिया तो क्या बच रहा है? सही बच्चे बताएं भाई, 14 बच्चे क्लास में हैं, बहुत ही लेट आप आंसर कर रहे हो और एक ही आंसर कर रहे हैं। चैट में लिख लो, माइक ऑन नहीं करना, कोई बात नहीं, चैट में लिख लो क्या बच रहा है? 2z। एक तो 2 और एक z, ठीक है, प्लस का साइन z। हाँ अंजू बेटा, z भी बच रहा है, देखो एक तो 2 बच गया और एक z बच गया, क्यों बच रहा है उस पे उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरे पद से एक z गायब किया तो क्या बच गया? 5 और z 2 बार ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया है। अब इसको पूरा हल करके लिखते हैं, तो पूरा हल करके यही आएगा, z बाहर 5 - 2z जमा 5z की घात 2। z की घात 2 क्यों? क्योंकि z को जब z से गुणा करेंगे तो उत्तर घात में आता है। कितनी बार z लिखा है? 2 बार लिखा है। क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, तो उत्तर में इसकी घात में जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, आपके मन में, बहुत बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब हमने z को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे z कैसे आया और यहाँ पे 2z कैसे आए, ठीक है। सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा, नहीं उठ रहा तो उठना चाहिए, या मैंने आपको ये सवाल सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ ऐसा तो हुआ। तो बात क्या हुई, जिस चीज को बच्चों हम कॉमन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो चीज सबसे कम संख्या में कितनी है, उस चीज की सबसे कम संख्या कितनी है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूं, मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं, तो पहले पद के पास एक z था, दूसरे पद के पास 2z थे, तीसरे पद के पास
3 z है। सबसे कम संख्या z की कितनी है, 1, 2 या 3? सबसे कम संख्या z की कितनी है, 1 है, 2 है या 3 है? एक। एक। 1। ठीक है, तो जिस चीज को हम कॉमन लेना चाहते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो सबसे कम संख्या में कितनी है और किसके पास है। तो ये थी सबसे कम संख्या में, एक बार z था, तो जितना कम जो चीज होगी आप उसको उतना ही कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे z एक बार था सबसे कम संख्या में, तो आप z को एक ही बार कॉमन लोगे। हर पद से बस एक एक z ही कॉमन लिया जाएगा, सभी के सभी नहीं। यहां से एक z कॉमन लिया जाएगा, यहां से भी एक ही z कॉमन लिया जाएगा, यहां से भी एक ही z कॉमन लिया जाएगा। भले ही इसके पास 2 थे, इसके पास 3 थे, पर कॉमन अगर एक लिया जा रहा है तो इससे भी एक ही कट होगा और इससे भी एक ही कट होगा। ठीक है, तो अभी ये सवाल आपका ऐसा था। अगर सवाल कुछ ऐसा होता, मान लीजिए ये वाली टर्म नहीं होती, ये नहीं होती, आपको मैं पूछूं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, बताएं क्या चीज सार्व है दोनों में? मैम जेड। इस बार भी z है, लेकिन कितने z? मैम 5। फिर से बोले। 5। 5 नहीं, कितने z हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं? कोई और बताना चाहे इसका आंसर? तो पहले z गिनो कितने हैं। इसके पास 2 हैं और इसके पास 3 है। ठीक है, हमने कहा जिसके पास सबसे कम संख्या होगी z की, उतने z ही हम कॉमन ले पाएंगे। सबसे कम संख्या z की कितनी है? मैम 2। 2। तो हम कितने z कॉमन ले सकते हैं? 2। 2। तो हम लिखेंगे z गुणा में z। अब देखो, अब इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको हम नहीं देखते। अगर मैं 2 बार z बाहर कॉमन ले लूं, जब आपके पास एक चीज कॉमन आती है तो आप उसको ऐसे कैसे लिख लेते हो, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें कॉमन आ रही है, 2 चीजें सार्व आ रही हैं, तो इसको गुणा कर दो। z को z में गुणा करने पर आ जाएगा z की घात 2। तो हमने कॉमन चीज ले ली है z की घात 2। तो बताइए इस दूसरे पद से z 2 बार कॉमन लेने पर क्या बच रहा है? इसके बाद मैं कर रही हूं, यहां से जब मैंने 2 z कॉमन ले लिए तो मेरे पास क्या बचा? सोचिए और बताइए फटाफट से। ये दोनों बाहर कॉमन ले लिए ना, तो इसके अलावा क्या बच रहा है? मैम 2। बच रहा है, 2 लिख दिया, जमा का निशान। और यहाँ पर 3 z थे, भले ही यहाँ पे 3 z हैं, पर कॉमन हम सिर्फ 2 ही z ले पाएंगे। तो क्या बचेगा इसके पास? जो आपको दिख रहा है वही बोलो ना, जो आपको दिख रहा है कि हाँ जिसपे गोला नहीं लगा है, ये z बाहर निकाल दिया, ये z बाहर निकाल दिया, इसके अलावा क्या क्या बच गया? 5z बच गया। सिंपल तो है बिल्कुल, आप पता नहीं क्यों इतने कंफ्यूज हो जाते हो, है ना? तो 5z, तो ये हमारा आंसर होता अगर ये वाली चीज नहीं होती, सिर्फ ये हमारा सवाल होता। ठीक है, तो ऐसे कॉमन लिया जाता है, ध्यान से देखना होता है कि किसको कॉमन ले रहे हैं और कितनी संख्या में कॉमन लेना है। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और सवाल। ठीक है, वह गुणनखंड जो सभी में होता है उसी को हम सार्व लेते हैं। तो अभी मेरा आपके लिए सवाल है कि 12x y की घात 2, 6 में क्या चीज है जो सार्व है, जो कॉमन है? पहले क्या करो, पहले तो इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर मतलब इसको दोनों को तोड़ के लिखो, 12xy² को भी तोड़ के लिखो और 6 को भी तोड़ के लिखो। और बताएं क्या चीज कॉमन आ रही है। ट्राई किया करें बच्चों, अगर आप ऐसे बिल्कुल ही ट्राई नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा क्लासेस का, है ना? तो कोशिश करो, सही है गलत है मैं चाहती हूँ आंसर दो। अगर आप गलत आंसर भी दोगे तभी मुझे खुशी होगी कि आंसर तो दिया एटलीस्ट, है ना? कोशिश तो की कम से कम सॉल्व करने की, पर अगर आप आंसर ही नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कोशिश की या नहीं? कोशिश कीजिए, इसको तोड़ के लिखो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2 कॉमन है। मैम 1। आप कह रहे हैं कि 1 कॉमन है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या इसमें कॉमन होगा। सबसे पहले हम करते हैं इसके गुणनखंड, चलो इसके गुणनखंड बनाते हैं। तो 12 को तोड़ेंगे हम, 12 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 6 गुणा 2 में। x को तोड़ के लिखेंगे x, और y का स्क्वायर है तो y को हम लिखेंगे 2 बार। ठीक है, और कॉमा लगा दिया।
यहाँ पर देखो 6 है, 6 है तो 6 को ऐसे कैसा लिख दिया, या फिर 6 को अगर हम तोड़े तो 6 को आप तोड़ सकते हो 2 गुणा 3 में। चलो इसको भी तोड़ दो, इसको तोड़ के लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 में। फिर मैंने देखा कि ऐसे करने पर तो सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना मैं इस 6 को भी तोड़ दूं, है ना, क्योंकि 6 भी तो बड़ा है, अभी 6 और ज्यादा जो है वो टूट सकता है, तो इसको भी तोड़ के लिखो। तो इस 6 को तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा x गुणा y गुणा y, और कॉमा में कितना है, तो कॉमा में है 2 गुणा 3। अब देखिए और अब बताइए कि क्या क्या चीजें हैं जो इसमें सार्व आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं, जो मैम दोनों 2 के और पास है। 3। 2 और 3, वेरी गुड। 1 2 इसके पास है, 1 2 इसके पास है, 1 3 इसके पास है, 1 3 इसके पास है, तो हमने कॉमन ले लिया। 2 गुणा में 3 बराबर है, मतलब 6 है जो दोनों में कॉमन आएगा, दोनों में सार्व आएगा। अब वही बात यहां पर आती है कि बेशक 2 यहाँ पे 2 बार लिखा गया था, फिर भी हमने एक ही 2 को कॉमन लिया। क्यों? क्योंकि सबसे कम संख्या में 2 एक बार है, और जितनी कम संख्या में 2 होगा उतना ही हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर आया कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो 2 गुणा 3 मतलब कि 6 इसमें जो है वो कॉमन है। ठीक है, अभी करते हैं एक आसान सा सवाल, आप ही उसको सॉल्व कीजिएगा, मुझे बताइएगा। 5x y कॉमा 15y, बताइए इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं जो सार्व हैं, कॉमन है। गुणनखंड बनाओ पहले तो, फिर ढूंढो और बताओ कि सार्व चीजें कौन कौन सी हैं। बेटा अभी 2 मिनट है, इस क्वेश्चन को करने के बाद ही गुड नाइट होगा, अभी नहीं होगा मेरी तरफ से, ठीक है। तो बताइए बच्चों। मैम 5 और y। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 और y ये दोनों ही कॉमन है। क्यों? गुणनखंड बनाएंगे, 5 गुणा x गुणा y बनेगा, कॉमा लगा दिया तो 5, इसको तोड़ो, ये बन जाएगा 5 3 15 और गुणा में y। फिर हमने देखना कि कौन सी चीजें हैं जो दोनों के पास है। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो हमने लिख दिया 5y। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ कॉमन ही लिख रहे हैं, लेकिन कॉमन बाहर निकाल क्यों नहीं रहे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो कॉमन हम बाहर इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा है। जब कॉमा लगा होता है तो हम इसको हल नहीं करते, बस इतना ही बताना होता है कि क्या चीज सार्व आई, क्या चीज कॉमन आई। लेकिन अगर यहाँ पे जमा का निशान होता या माइनस का निशान होता तो हम अपने सवाल को हल करते, ठीक है। तब हम क्या लिखते, मान लो यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम लिखते कि सार्व चीज, कॉमन चीज जो है वो 5y है। 5y को बाहर लिखने पर अंदर क्या बच रहा है, पहले पद के पास यहां पर क्या बच रहा है, x, और दूसरे पद के पास यहां पर क्या बच रहा है, मैम 3। 3। लेकिन कैसा साइन, उसका चिन्ह भी बताना है, ठीक है। कैसा 3, प्लस का या माइनस का? मैम प्लस। नहीं, प्लस नहीं होगा, देखो जो बीच में चिन्ह होता है ना वो हमारा चिन्ह होता है, ठीक है, माइनस का, ठीक है, माइनस का 3। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन सार्व गुणनखंड वाले। इस पर जो क्वेश्चन है पोल में वो हम करेंगे अगली क्लास में। पर थोड़ा सा वोकल हो जाए बच्चों, डाउट है तो पूछा करें, नहीं समझ आता तो बताया करें, कोशिश करेंगे आपको बार बार समझाने की, पर थोड़ा अपनी तरफ से भी रिस्पॉन्स दिया करें, ठीक है। चलिए, तो अभी आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है किसी का तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।